हेलो एवरीवन, दिस इज भारती शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में एक्चुअली 4 चैप्टर्स हैं और फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अब आज हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। आपको ओवरव्यू होगा रिप्रोडक्शन का, क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए हो रिप्रोडक्शन क्या होती है, कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन वर्ड में ही मीनिंग छिपा हुआ है कि किसी चीज का फिर से प्रोड्यूस होना, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन बायोलॉजी में क्या है रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है रिप्रोडक्शन? एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा, उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे एक एलिफेंट है, तो एलिफेंट क्या बनाता है? एलिफेंट के जो बच्चे होते हैं, जो उसके न्यू वंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो भी एलिफेंट ही होते हैं। ठीक है, उसके जैसे दिखते हैं ना, सेम टू सेम। डॉग है, वो रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे डॉग्स बनाता है वो। ठीक है, माउस है, उसमें रिप्रोडक्शन होती है, वो रिप्रोड्यूस करता है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माउस बनते हैं। ठीक है, तो क्या हुई रिप्रोडक्शन? एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स बनाता है। ठीक है, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, और उनको हम ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, दैट आर सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है, वो सिमिलर होती हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पेरेंट काम करता है और ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, यानी बच्चों को जन्म देता है। सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन को? कि एक ऑर्गेनिज्म एज अ पेरेंट काम करेगा और वो बच्चों को जन्म देगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी जो सिमिलर होंगी। ठीक है, जैसे हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं, एलिफेंट के जो बच्चे होंगे या उसकी ऑफस्प्रिंग होगी वो एलिफेंट की तरह होगी। डॉग्स के ऑफस्प्रिंग डॉग्स की तरह होंगे। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एलिफेंट के ऑफस्प्रिंग डॉग्स हो सकते हैं या डॉग्स के ऑफस्प्रिंग होंगे वो एलिफेंट की तरह दिखते हों। ठीक है, तो क्या हुआ रिप्रोडक्शन? अब हम जानते हैं कि ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? अब हमें पता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल नहीं है मीनिंग उसकी डेथ तो होनी ही होनी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा, उसी लाइफ स्पैन को जिएगा वो इंसान, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। क्या वर्ड यूज कर रही हूं मैं? लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन मीन्स टाइम बिटवीन birth of an organism to its natural death। क्या बोला मैंने? कि ये ऐसा टाइम है, ठीक है, बर्थ से लेके एक ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, यहां पे टाइम पीरियड। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं। कि वो कितना जी रहा है, कितनी उम्र वो जी रहा है, उसको हम सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, उसको उसका लाइफ स्पैन बोलेंगे। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता है, उसकी डेथ होनी ही होनी है, ये हमें पता है।
तो जो टाइम पीरियड है बर्थ से नेचुरल डेथ का, उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म की डेथ तो होनी ही होनी है। तो अगर डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो कैसे एक स्पीसीज सस्टेन करेगी, ठीक है, एक कैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी। जैसे डायनासोर्स हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है। वो इसलिए क्योंकि वो एकदम से, तब की बात तो ये थी कि कोई कैटास्ट्रॉफ आया या कुछ हुआ कि वो एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन हमारे केस में भी ऐसा हो सकता है, हमें होमोसैपियनस स्पीसीज है, ठीक है, तो हमारे केस में भी ये हो सकता है। अगर हमारे में रिप्रोडक्शन होना ही बंद हो जाए या हम रिप्रोड्यूस ही ना करें, तो हमारे आगे कोई हमारी पीढ़ी नहीं होगी, कोई जनरेशन नहीं होगी और हमारी स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो एक स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो स्पीसीज चलती रहे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की तो डेथ हो जाएगी, लेकिन स्पीसीज तो सस्टेन करेगी ना आगे, ठीक है। स्पीसीज क्या होती है? सिमिलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं। जैसे सभी ह्यूमंस हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी स्पीसीज क्या है? होमोसैपियंस है। तो होमोसेपियंस में क्या होता है? सारे के सारे होमोसेपियंस के सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, सारे ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, एक जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो एक स्पीसीज बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और सिमिलर कैरेक्टर्स, उनको हम एक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ताकि एक स्पीसीज सस्टेन कर सके तो रिप्रोडक्शन जरूरी होती है। स्पीसीज का एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, ठीक है, डेथ होना तो जरूरी है, ठीक है, इमॉर्टल तो है नहीं है ऑर्गेनिज्म। तो ताकि वो स्पीसीज सस्टेन कर सके उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ताकि हमारी जनरेशन से जनरेशन आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे, ठीक है। तो हम ये भी समझ गए कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। अब हम बात कर रहे थे लाइफ स्पैन की। तो लाइफ स्पैन को हमने बोला कि टाइम पीरियड है बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, ठीक है। लेकिन लाइफ स्पैन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो लाइफ स्पैन जनरली हमारे साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, बटरफ्लाई है, उसका लाइफ स्पैन होता है 1 से 3 वीक, कि वो अगर जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती तब तक वो 1 से 3 वीक तक ही जी सकती है, ठीक है। अब ले लो पैरेट, पैरेट का लाइफ स्पैन होता है ऑलमोस्ट 150 ईयर्स। इतना सा पैरेट है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन कितना है? 150 ईयर। और अगर हम क्रो देखें, उसका साइज भी ऑलमोस्ट पैरेट की तरह होता है, तो उसका ऑलमोस्ट होता है 15 ईयर्स। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि साइज का कोई कनेक्शन नहीं है। पैरेट और क्रो का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर भी पैरेट का लाइफ स्पैन 150 साल है और क्रो का लाइफ स्पैन सिर्फ 15 ईयर्स है, ठीक है। बटरफ्लाई का सिर्फ 1 to 3 ईयर्स। और एग्जाम्पल ले लो, लाइक टॉर्टोइज होता है, कछुआ होता है, उसका 100 से 150 साल उसका लाइफ स्पैन होता है। 100 to 150 ईयर्स तक एक टॉर्टोइज जी सकता है, इतना सा टॉर्टोइज होता है, लेकिन वो 100 से 150 ईयर्स तक जी सकता है। वही हम होमोसैपियंस और ह्यूमंस की बात करें तो हमारे केस में क्या होता है? अप्रॉक्स होता है 100 ईयर्स तक, ठीक है। साइज कितना बड़ा है उस टॉर्टोइज से, लेकिन सिर्फ 100 ईयर्स तक। तो कोई कनेक्शन नहीं है किसी के लाइफ स्पैन का उसके साइज के साथ, ठीक है। यहां से ये चीज हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है। तो रिप्रोडक्शन जनरली 2 टाइप की होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेकंड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है अभी एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और किस बेसिस पे हम रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिवाइड करते हैं? इस बेस पे कि कितने पेरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, उसके बेस पे हम रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिस है रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड करने का, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। ठीक है, तो इसमें हो रहे हैं दो पेरेंट्स इन्वॉल्व, इसमें हो रहे हैं सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व। वो हम जानेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल मींस जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, नई ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ज्यादा समझोगे आप आगे। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरा माइटोसिस, माइटोसिस इन्वॉल्व होती है जो एक टाइप की सेल डिवीजन है। 11th में सभी फैमिलियर होंगे, सभी ने पढ़ा होगा सेल डिवीजन क्या होती है। रिवाइज करेंगे इसको भी थोड़ा सा, लेकिन क्या होता है, माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। थर्ड ये कि गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, गैमेट फॉर्मेशन इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, जहां पे गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती वहां पे माइटोसिस होती है सिंपली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट है फिजन, फिर डिटेल में एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिजन। फिजन अगेन फिर से दो टाइप का है। अभी सिर्फ नाम याद रखो और थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने की ऐसा होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ आती जाएगी कि क्या है ये, क्योंकि अभी आपको नाम तो याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको समझने पड़ेंगे। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने क्या बोला, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। दूसरा माइटोसिस इन्वॉल्व होती है जो एक टाइप की सेल डिवीजन है। तीसरा ये कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अब हम देख रहे हैं इसके टाइप्स। फिजन जो दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, या तो मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। बडिंग होता है एक टाइप। फ्रेगमेंटेशन, डिफरेंट टाइप हैं जिनसे एक सिंगल पेरेंट डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। ठीक है, ये टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्या क्या हैं, एक है फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
अब हम डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे, साथ ही ये जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, इनको भी आप धीरे धीरे करके डिटेल में आप समझते जाओगे कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज से फेमिलियर हैं कि माइटोसिस क्या होती है और सेल डिवीजन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि क्लास +1 में की बायोलॉजी में हम एक चैप्टर है जिसमें सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में आप सब कुछ पढ़ के आए हो कि माइटोसिस क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे तो हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मियोसिस जैसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे गैमेट फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, वहां पे गैमेट फॉर्मेशन होती है, इसलिए वहां पे मियोसिस होती है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं कि क्या होती है माइटोसिस और मियोसिस, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद आ जाए कि क्या होती है माइटोसिस और मियोसिस। तो सेल साइकिल, सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल में दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक होती है सेल ग्रोथ और दूसरा होती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन फिर से दो टाइप की है, एक है माइटोसिस और दूसरी है मियोसिस। तो सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन इन अ साइक्लिक मैनर। क्या होता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन इन अ साइक्लिक मैनर। एक पेरेंट सेल होगा, वो डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल्स में, 4 में भी कर सकता है जो मियोसिस के केस में होता है। ठीक है, वो अगेन डिवाइड करेंगे डॉटर सेल्स में। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पेरेंट सेल डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में, डॉटर सेल्स अगेन सेल साइकिल में एंटर करते हैं, फिर से वो डिवाइड करते हैं डॉटर सेल्स में, अगेन डॉटर सेल्स मैच्योर होते हैं, वो फिर से सेल साइकिल में एंटर करते हैं। तो सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन इन अ साइक्लिक मैनर। तो सेल साइकिल में दो पार्ट्स हैं, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ को हम इंटरफेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेस। और इसमें 3 सब फेसेस होती हैं, एक होती है G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। ठीक है, 3 फेसेस हैं, क्योंकि अगर एक पेरेंट सेल को डिवाइड करना है, चाहे तो उसमें मियोसिस होनी है चाहे तो उसमें माइटोसिस होनी है, तो एक पेरेंट सेल है उसमें डीएनए प्रेजेंट है, तो वो पेरेंट यही चाहता है कि उसके जो डॉटर्स हैं उसमें उतना ही डीएनए प्रेजेंट हो जितना कि उस पेरेंट के पास प्रेजेंट है। अगर वो अपने डीएनए को डबल नहीं करता तो उसके डॉटर में उसके अमाउंट का हाफ अमाउंट जाएगा, हाफ डीएनए का अमाउंट इसमें जाएगा, हाफ डीएनए का अमाउंट दूसरी डॉटर सेल में जाएगा। इंफॉर्मेशन किसमें है, सारी डीएनए में। इन डीएनए में सारी इंफॉर्मेशंस हैं कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा काम कैसे करेगी हमारा सेल। ठीक है, तो अगर हाफ अमाउंट में डीएनए जाता है तो वो सेल, वो डॉटर सेल काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसमें वो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएंगे। तो एक पेरेंट सेल क्या करता है, डॉटर सेल्स में डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करता है, और वो डबलिंग होती है सिंथेटिक फेस में। इंटरफेस की जो एस फेस है वहां पे क्या होती है, डबलिंग होती है इस डीएनए की। डीएनए की डबलिंग के बाद अगर आपका क्रोमोसोम ऐसे है तो डीएनए की डबलिंग के बाद उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड आ जाती हैं। एक क्रोमोसोम क्या है, बहुत कंफ्यूजन होती है क्रोमोसोम और डीएनए में। एक्चुअल में क्रोमोसोम डीएनए ही है। वो कैसे, क्योंकि एक डीएनए, एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो इतना लंबा होता है, ऑलमोस्ट 2 मीटर का स्पेस कवर करता है एक सेल का डीएनए। तो इतने लंबे डीएनए को एक ऑलमोस्ट 2 से 3 माइक्रोन के न्यूक्लियस में कैसे फिट करेंगे, कैसे सेल फिट करेगा 2 मीटर के डीएनए को 2 से 3 माइक्रोन के न्यूक्लियस में। उसके लिए उस डीएनए को बहुत सारी कॉइल्स में कॉइल किया होता है और पैक किया होता है ताकि वो उस न्यूक्लियस में फिट हो सके, और उस कंडेंस्ड फॉर्म को, पैक्ड फॉर्म को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो जब क्रोमोसोम
में डीएनए का अमाउंट हाफ होता है तो उसको हम सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड से शो करते हैं, ठीक है। हमें दिखता है कि वो एक सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन जैसे ही अमाउंट डबल हो जाता है इंटरफेज के बाद एस फेज में जाके, तो उसको हम 2 सिस्टर क्रोमैटिड से शो करते हैं। क्रोमोसोम तो एक होगा लेकिन अमाउंट डीएनए का डबल होगा, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के केस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो एक पेरेंट सेल है, डीएनए है, 46 क्रोमोसोम है, तो जब वो डिवाइड करेगी डॉटर सेल्स में, तो डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, ठीक है। उसकी दोनों डॉटर सेल्स में सेम अमाउंट होगा क्रोमोसोम का, ठीक है। अगर उसके पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर्स में भी 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं माइटोसिस और मियोसिस पे। तो हमने क्या देखा, इंटरफेस में सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए हैं, डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। और वही मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस के केस में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। मियोसिस के केस में एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, इसके केस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। अब इक्वेशनल मतलब इक्वल, रिडक्शनल मतलब रिड्यूस हो रही है कोई चीज, ठीक है। इसमें अगर जैसे मैं हमारे सोमैटिक सेल्स की बात करूं, माइटोसिस होती है सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। मियोसिस किसमें होती है, जर्म सेल्स में। तो जैसे मैं अपने सोमैटिक सेल्स की बात कर रही हूं तो हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो मेरी डॉटर सेल्स बनेंगी उस सेल से उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो क्या हो रहा है, इक्वेशनली डिवाइड कर रही है कोई चीज। अगर पेरेंट में 46 है तो डॉटर्स में भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। डीएनए का अमाउंट भी सेम प्रेजेंट है, लेकिन मियोसिस में अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कोई चीज रिड्यूस कर रही है, 46 से 23 क्रोमोसोम्स अवेलेबल हो रहे हैं उसकी डॉटर में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है। पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं कि माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, मियोसिस जर्म सेल्स में होती है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स में उतने ही अमाउंट का डीएनए और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जितने कि उसके पेरेंट्स के पास होते हैं। लेकिन मियोसिस के केस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, कम हो जाता है पेरेंट के नंबर से, और डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया माइटोसिस और मियोसिस में। अब हम प्रोसेस देखते हैं कैसे होती है। यहाँ पे हम 46 क्रोमोसोम्स तो लेके नहीं चल सकते, इसलिए हम 2 क्रोमोसोम्स लेके चलते हैं। तो इंटरफेस में ये 2 क्रोमोसोम्स थे, तो डीएनए अमाउंट डबल हुआ, तो इस सिस्टर क्रोमैटिड्स में इसको हमने शो कर दिया। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको शो करती हैं कि डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है, ठीक है। क्रोमोसोम 2 ही होंगे लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल होगा, एक क्रोमोसोम में डबल अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। तो जैसे ही सेल माइटोसिस में एंटर किया, तो माइटोसिस में कौन कौन से फेजेस होते हैं, एक होता है प्रोफेज, सेकंड होता है मेटाफेज, थर्ड होता है एनाफेज और फोर्थ होता है टीलोफेज। और एक और प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कैरियो मीन्स न्यूक्लियस,
तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में 4 टाइप्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा देखेंगे कि क्या होता है। अब एक सेल है, ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स उसके। प्रोफेज में क्या होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स। तो प्रोफेज में ये न्यूक्लियस की जो एनवेल्प है ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है ताकि क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में एंटर कर सके। ठीक है, डिसॉल्व हो गया ये। डिसॉल्व होने के बाद जब जैसे ही मेटाफेज में और कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम की, और छोटे होते जाते हैं, कंपैक्ट होते जाते हैं, जैसे मेटाफेज में एंटर करते हैं तो ये अरेंज कर लेते हैं खुद को। कैसे अरेंज करते हैं ये खुद को, ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट शो करते हैं, बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं सेल के। ठीक है, बिल्कुल सेंटर के सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, सेल के सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। और जैसे ही सेल एनाफेज में एंटर करती है तो एनाफेज में जाके क्या होता है, ऐसी थी हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनका सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो जैसे एनाफेज में एंट्री होती है ये सेंट्रियोल स्प्लिट हो जाता है, अलग हो जाता है। स्प्लिट होते ही ये वाला जो क्रोमोसोम का ऊपर वाली क्रोमैटिड्स हैं ये एक पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं और ये वाली इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। कैसे होती है मूवमेंट, ये इस साइड को मूव करेंगी, इस पोल की तरफ को, और ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल की तरफ को मूव करना शुरू कर देती है। उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। जैसे ही ये इस पोल पे पहुंच जाती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स तो यहां पे एक फरो बनता है, गैप सा बनता है, क्योंकि अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना है, 2 सेल्स बननी है, बीच में एक प्लेट सी बन जाती है और फाइनली 2 सेल्स में डिवीजन हो जाती है। ठीक है, 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है जिसमें 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और ये वैसे ही क्रोमोसोम हैं जो पेरेंट सेल में प्रेजेंट थे। ठीक है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट है। इसीलिए हम माइटोसिस को क्या बोल रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, डीएनए का अमाउंट भी सेम रहा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, 2 सिस्टर क्रोमैटिड किसको शो करते हैं, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, फेस में स्प्लिट कर गई वो, टूट गई वो, सिंगल क्रोमैटिड बन गई वो और अलग अलग सेल्स में चली गई। तो अब यहाँ पे सिंगल क्रोमैटिड है, यानी अमाउंट डीएनए का इक्वल है जितना कि पेरेंट के पास था। तो ये होता है माइटोसिस के केस में। अगर अब हम मियोसिस की बात करें तो हम बोल रहे हैं मियोसिस है रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और डॉटर सेल्स भी 4 बनेंगी। अब उसमें क्या होता है, इंटरफेस सेम होती है। ठीक है, यहां पे है सिस्टर क्रोमैटिड्स बने हुए, लेकिन मियोसिस 2 टाइप की होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 ऑलमोस्ट सिमिलर होती है जैसे कि माइटोसिस होती है, लेकिन मियोसिस 1 डिफरेंट होती है। क्या होता है उसमें भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये है मियोसिस 1 के फेजेस। और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, तो प्रोफेज 1 जो होती है वो फिर से सब डिवाइडेड होती है डिफरेंट टाइप के स्टेजेस में। लेकिन होता क्या है प्रोफेज 1 में, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती हैं, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जैसे हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं,
वो 46 क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। 23 का एक पेयर होता है, 2 क्रोमोसोम्स एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिनको हम 46 क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्रोफेज में आके क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो साथ में आ जाता है। ठीक है, तो ये रख लो, ये है प्रोफेज। तो ये जो पेयर होगा क्रोमोसोम का, ये बिल्कुल साथ में आ जाएगा, होमोलोगस पेयर्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, बिल्कुल साथ में आ जाएगा और इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर मींस क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं वो। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि वेरिएंट्स बनते हैं। इस क्रोमोसोम की जीन्स प्रेजेंट होती है डीएनए में, अल्टीमेटली जीन्स से प्रोटीन्स बनते हैं। तो इस क्रोमोसोम की जीन्स इस वाले क्रोमोसोम्स में जंप कर जाती हैं और यहाँ की जीन्स इस क्रोमोसोम में जंप कर जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। उससे क्या होता है कि क्रोमोसोम में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम बनते हैं, डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस प्रेजेंट आती हैं उसमें। तो कैसे होती है क्रॉसिंग ओवर? ये जो इसके आर्म्स होती हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस कर जाती हैं और जीन्स का एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है जीन्स का। ठीक है, इसके बाद जैसे ही प्रोफेज का एंड होता है, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये अलग हो गए। मेटाफेज में जाके क्या होता है, ये अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट शो करते हैं ये। ठीक है, एनाफेज में जाके इस अरेंजमेंट में क्या होता है, एक क्रोमोसोम इस पोल की तरफ को मूव कर जाता है, दूसरा क्रोमोसोम इस पोल की तरफ को मूव कर जा रहा है। अब माइटोसिस के केस में हमने क्या देखा था कि स्प्लिटिंग होती है क्रोमोसोम की। स्प्लिटिंग होना जरूरी है क्योंकि एक क्रोमोसोम में अमाउंट डबल है डीएनए का। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो अमाउंट है डीएनए का वो हाफ नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा जितना कि पेरेंट के पास था। यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब एक पेरेंट के पास 2 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन एक यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव कर गया, दूसरा दूसरे की तरफ। तो जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें एक सेल में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल है क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। इसीलिए हमें मियोसिस 2 की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है मियोसिस 2 की जरूरत? क्योंकि यहाँ पे डीएनए का अमाउंट अभी भी डबल है, उस अमाउंट को भी हमने हाफ करना है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को भी हमने अभी अलग करना है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होती है जो कि माइटोसिस में होती है। जैसे ही ये सेल्स सिंगल क्रोमोसोम है, जैसे ही ये एनाफेज में एंटर करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाएगा, हाफ, एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर चली जाएगी, एक नीचे चली जाएगी, जिससे डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा। और जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें सिंगल सिंगल क्रोमोसोम तो प्रेजेंट होगा, साथ ही डीएनए का अमाउंट भी हाफ होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम रह गया। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है क्रोमोसोम नंबर में और साथ में डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो रहा है। इसीलिए मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो मियोसिस के एंड में हमें 4 सेल्स मिल रहे हैं जिनमें पेरेंट से हाफ क्रोमोसोम नंबर है और हाफ ही डीएनए का अमाउंट है। तो यहां से हमने समझ लिया है कि क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एंटर करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि मियोसिस क्यों सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही जरूरी होती है, क्यों वो जर्म सेल्स में ही होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसेक्सुअल के ये जो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक टाइप को हम विद एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।